जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज मेरे साथ कविता अग्निहोत्री एक ऐसी बच्ची है जो अनाथ आश्रम से लेके और अपना वजूद बनाने तक संघर्ष की है। 9 साल की ये बच्ची थी जब इसके पिताजी की डेथ हो गई और उस सदमे को झेल नहीं पाई और शायद सहन शक्ति भी नहीं रही इसकी माँ के पास। वो इनको छोड़ के और वो चली गई, दूसरी शादी कर ली और इन बच्चों को, ये 2 बहनें 3 बहनें हैं, इनको अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 5-6 साल अनाथ आश्रम में रही और वहाँ से निकल के अपना खुद का वजूद बनाने के लिए निकल पड़ी और आज रुद्रपुर शहर में हमारे साथ बैठी हुई हैं। 2 वर्ष पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। मैं इनको कुछ दे तो नहीं पाया लेकिन एक रिश्ते में बांध दिया। वो रिश्ता भाई बहन का है जो अटूट है और वो चलता रहेगा। और आगे की पूरी जानकारी मैं अपनी बहन से पूछूंगा कि किस तरह से ये घटना घटी, कब पिताजी की डेथ हुई और कैसे अनाथ आश्रम पहुंची और कितनी उम्र थी। नमस्कार, मेरा नाम कविता अग्निहोत्री है। मैं 8 साल की थी जब पापा जी बीमार हो गए थे। अल्मोड़ा ट्रेनिंग पे गए थे। आपदा आने के दौरान 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो पापा लोगों को कैसे बचाते हैं उसकी ट्रेनिंग देने भी जाते थे और सीख भी रहे थे। वहाँ से आने के बाद, बीमार होने के बाद पापा घर में आए। मैं और मेरी छोटी बहन थी। दादी दादा पहले गुजर चुके थे। दादी भी हमारी मानसिक रोगी थी। तो जब पापा बीमार हुए और अचानक से 30 नवंबर को उनकी रात को डेथ हो गई। इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका इलाज कर पाएँ। पापा 32 साल की उम्र में पापा गुजर गए। उसके बाद 1-2 महीने गांव में लोगों के साथ काम करते थे। फिर नाना जी लोगों को पता लगा और नाना जी लोगों ने हमारा भीमताल में एक एनजीओ है जो कि बहुत अच्छा एनजीओ है, जहाँ से हम पढ़े। वहाँ पे एक, जिसे अनाथ आश्रम बोला जाता है हमारी भाषा में, वहाँ पे रखा। 5 साल हमने वहाँ पर पढ़ाई की। जब हमें पता लगा कि हमारी बड़ी बहनें बड़ी हो चुकी हैं, तो हमें ये लगा हमें उनसे मिलना है। और मम्मी का भी पता लगा कि मम्मी ने लेकिन दूसरी शादी कर चुकी थी, पर हमें सबसे मिलना था। हमें लगता था घर में जाना है। फिर हमारी बड़ी बहन हमें लेके आई यहाँ पर। घर के हालात देखे कि बड़ी बहन भी कुछ नहीं कर सकती हैं, वो भी छोटी थी और मम्मी की भी दूसरी शादी हो चुकी थी, वो बन चुकी थी। तो उसके बाद हमने सोचा हमें पढ़ाई करनी आगे। नाना जी भी बहुत गरीब हैं। तो उसके बाद हम रुद्रपुर आए। रुद्रपुर में हम भैया जी से मिले थे, जॉब के लिए आए थे। तो भैया जी ने हमें बताया और आगे का क्या करना है पूछा हमें, और बहुत जगह सहायता भी करी हमारी। और आज उनकी वजह से हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला है। ये 2 साल पहले आई थी हमारे पास जॉब के लिए कि जॉब चाहिए। मैंने सोचा इतनी छोटी बच्ची इस उम्र में कैसे जॉब करेगी, कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। तो मैंने जानने की कोशिश की, पूरी जानकारी मिली। तो मैंने कहा भाई ड्रीम क्या है आपका, आप बताइए। तो इनका सपना ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। इसलिए वो अनाथ आश्रम से यहाँ आई थी कि मुझे अपना खुद कुछ करके पैसे अर्न करने हैं और पैसे अर्न करके उससे अपनी फ़ीस देनी है और पढ़ाई करनी है, और इसके लिए आगे आई थी। तो ये संघर्ष इनका इतना रहा है। ये बहुत कम, अभी ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि ये पहली बार आई हैं, तो इस ज़्यादा बता नहीं पा रही हैं और ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं, भावुक हैं। लेकिन मैं कुछ कहानी इनकी बताता हूँ। ये काफ़ी संघर्षमय रहा। इन्होंने माँ से मिलने की कोशिश की बट अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई और ना उन लोगों ने एक्सेप्ट किया इनको। ये दर दर की इधर उधर ठोकरें ही खाती रही, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी के यहाँ नौकरी करना, किसी के यहाँ काम करना, किसी तरह से करके अपना जीवन यापन करते करते इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, पढ़ाई साथ में करती रही। आज ये 12th में है, 12th का फाइनल है, इनका फाइनल है। और आने वाले समय में अभी ये नर्सिंग का भी कोर्स इनको करवाया जाएगा, जिससे नर्सिंग का एक प्लेटफॉर्म इनको तैयार हो जाएगा। और ये 12th तक आने का ये जितना संघर्ष रहा है, जितनी फीस रही है, जितनी सारी व्यवस्थाएं रही हैं, ये खुद इन्होंने अर्न किया है, चाहे जैसे भी काम करके किया हो, हिम्मत नहीं हारा। यहाँ तक की स्थिति ये रही कि कई टाइम तो खाना भी नहीं खाया, 2 पूरे दिन भूखी रही। बच्चों को
कोचिंग पढ़ा के, कहीं काम करके, कहीं हॉस्पिटल में काम करके, कहीं घर में काम करके, और इन्होंने 12th की पढ़ाई अपने खुद के दम पे खुद का वजूद बना के किया है। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। उनको हम काव्या बोलते हैं, इनको कविता अग्निहोत्री नाम है, कि काव्या से सीखना चाहिए कि एक 9 साल की बच्ची जिसके पिता ने उसके गोद में दम तोड़ दिया था, गोद में दम तोड़ दिया हो और माँ छोड़ के चली गई हो, उस बच्ची जो अनाथ आश्रम में रही हो, उसके बाद भी निकल के खुद का वजूद बनाना और एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना कि नहीं मुझे कुछ करना है और इस दुनिया में आई हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना है। और साथ में एक इमोशन, जो बहनें अभी भी अनाथ आश्रम में रह रही हैं, अभी एक रह रही है अनाथ आश्रम में, उनका ड्रीम है कि मैं इस काबिल बन जाऊं कि अपनी बहन को वहां से निकाल सकूं और उसकी भी अच्छी पढ़ाई करके अच्छी परवरिश कर सकूं। इस सोच को नमन है, सतर्क भारत इस सोच को सैल्यूट करता है। हमारी इस बहन ने एक फौजी भाइयों पे भी कविता लिखी है, बहुत इमोशनल कविता है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप सुनाओ, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको आप एक कविता जो आपने लिखी थी और सुनाओ। और जो इनका संघर्ष है, मैं चाहता हूं, मैं किसी पोस्ट के लिए बोलता नहीं हूं कि आप शेयर करिए, लेकिन इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे जाए, ताकि इनके संघर्ष को लोग जान सकें। और जो लोग टूट जाते हैं, इनकी माँ खुद टूट गई, पति के मृत्यु होने के बाद वो खुद टूट के, ऐसा नहीं है कि कोई अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देता है, कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। शायद उस हालात को इनसे कमज़ोर थी वो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाई। इस 9 साल की बच्ची ने उस हालात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो नहीं कर पाई, वो छोड़ के चली गई। लेकिन ये बहादुर बच्ची आज हमारे साथ बैठी है। सतर्क भारत सैल्यूट करता है इस बच्ची को, और हमेशा हम यही चाहते हैं कि इनकी उज्जवल भविष्य हो और एक मिसाल बने इस समाज के लिए और इस देश के लिए। और मैं चाहूँगा कि जो कविता इन्होंने हमारे फौजी भाइयों को लिखा है, ये फौज से बहुत प्रेम करती हैं, सेना के प्रति इनका बहुत सेना से बहुत प्रेम करती हैं। और इनका एक था कि मैं सेना में जाऊं, बट इनकी परिस्थिति ऐसी रही है कि अब सेना में जाना मुमकिन नहीं हो पाया था और ना ही उस तरह का प्लेटफॉर्म इनको मिल पाया था। तो ये सोच रही हैं कि मैं डॉक्टर बन के भी समाज की सेवा, इनके मन में भावना है। इन्होंने 2 कविताएं खुद लिखी, एक फौजी भाइयों पर और एक जो लोग स्लम में रहते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे बच्चे भूखे सोने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए इन्होंने एक दर्द भरी कविता भी लिखी है। उनके दर्द को कविता में उतारा है। जिस दर्द को ये झेल के आई हैं, उस दर्द को एक तरह से अपने उसको लिखा है, जो आप लोगों के सामने पढ़ेंगे भी, और जो फौजी भाइयों के लिए प्रेम है वो सुनाएंगे भी कविता। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ, तो मुझे आर्मी वालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो शायद बिना कोई आजकल ऐसा काम नहीं करता है कि हम अपनी जान को दांव पे लगा के और अपने देश के बारे में सोचें, जहाँ पर हमने जन्म लिया उससे हम वफादार हैं उसके लिए। तो उनके लिए एक गाने की तरह एक पोएम बनाई है। जिंदगी में हम और जहाँ, एक आया तो दूजा गया, बस यादें वो उनकी रही, दूसरों के लिए ये जो जिया। जान की बाजी लगा दी है, जन्मभूमि से वफा की है, देश से प्यार करते हैं वो जो वीर जवान ना रहे। जान की बाजी लगा दी है, जन्मभूमि से वफा की है, देश से प्यार करते हैं वो जो वीर जवान ना रहे। कुछ भी नहीं है ये जहां, पर जन्मभूमि तो है यहाँ। जाना तो एक दिन है मगर क्यों ना भलाई में जाए अपनी जान। दुश्मनों से न जिनको है डर,
देश के लिए जाना है मर, खून वीरों का जिनमें बहे, जो वीर जवान ना रहे। जान की बाजी लगा दी है, बिना गलती की सजा ली है, देश से प्यार करते हैं वो, जो वीर जवान ना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया कविता थी। फौजी यूं ही कोई नहीं बन जाता है, जवानी कुर्बान करनी पड़ती है देश के लिए, तब एक फौजी तैयार होता है। आज फौजी भाई हमारे सीना तान के सीमा पे खड़े हैं, तो हम आज सुरक्षित यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमेशा फौजी भाइयों के लिए सोचना चाहिए। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि एक हमारे रजनीश पांडे जी हैं, जिन्होंने एक मुहिम चालू की है, जिसमें 1 रुपया प्रतिदिन आप फौजी भाइयों के लिए दे सकते हैं। वो उनके जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को दिया जाता है। ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें 1 रुपया आप प्रतिदिन आपके खाते से कट जाएगा, जो भी आपका खाता होगा, और जाएगा। तो ये अपने फौजी भाइयों के लिए ये करिए। और इस बहन का संघर्ष आपने देखा और देश प्रेम देखा। संघर्ष के साथ जो समाज और देश के लिए जो प्रेम है वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है, एक सेना के लिए और एक समाज के लिए। इन्होंने एक कविता भी लिखी है, जो रेलवे स्टेशन पे बच्चे फुटपाथ पे रहते हैं, जो खाने के अभाव में उनको भोजन नहीं मिल पाता है और रोते हैं, बिलखते हैं। शायद इन्होंने वो दिन देखे हैं, उसका दर्द इनको पता है कि किस तरह से रातें गुजारी हैं, और किस तरह से, मुझे पहली चर्चा में पता चला था कि किस तरह से इनका जीवन रहा है। सारी जीवनी तो बताना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन बहुत संघर्षमय जीवन के बाद आज यहाँ पे बैठी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़े मंच पे भी बैठ के इस तरह से बातें करेंगी। और मेरी हमेशा शुभकामनाएं हैं एक भाई के नाते। मैं चाहता हूँ कि इनका हमेशा भविष्य उज्जवल रहे, और इनका जो ड्रीम हो भगवान उसको ज़रूर पूरा करें। ये डॉक्टर बने, और डॉक्टर बन के भी इनका एक सपना है कि ये लोग उन लोगों के लिए मदद करें जो बिल्कुल असहाय हैं, जो लोग बिल्कुल निशासित हैं, उनके लिए आगे आना चाहती हैं, उनके लिए माध्यम बनना चाहती हैं, और अपनी बहन को वहाँ से निकालना चाहती हैं। वो भी भगवान ज़रूर पूरा करेगा, आपका जो संघर्ष है उसको देखते हुए। मैं एक बार आपसे पुनः ये कहूँगा कि जो कविता आपने लिखी है उसको एक बार आप पढ़ के सुना दीजिए। ये कविता इन्होंने खुद लिखी है, और उनके दर्द को पेपर में उतारा है कि कैसे वो लोग अपना संघर्ष करते हैं, और कुछ दर्द इनके ही हैं, कुछ संघर्ष इनके ही हैं। एक बार वो कविता भी आप सुने। सबसे पहले तो जब मैंने भैया आपसे मिली थी, हमें पता लगा कि भैया ने एक बच्ची को गोद लिया है, वो भी लड़की है। भैया की भी एक लड़की है वेरोनिका, और दूसरी बच्ची है जागृति, जिनको मैंने खुद जाके भी देखा। कितना प्यार, मतलब ऐसा लगता शायद उनकी बहुत बड़ी किस्मत है। और मतलब हम जब पहाड़ में लड़कियों को एक बोझ माना जाता, वहाँ भैया ने एक लड़की को गोद लिया, और बहुत अच्छा लगता है कि आपकी वजह से उसका भविष्य बना, उसको माँ बाप का हाथ मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं भी भैया की तरह कभी कर पाऊँ, किसी बच्चे का सहारा बन पाऊँ, अगर इसके लिए मुझे खुद भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें लोगों से मजबूरी आती है, लेकिन हमें सिंपैथी नहीं चाहिए कि कोई हम पे दया करे, ये सोचे कि कोई हमें दे दे, हमारी कोई मदद करेगा हम तब पढ़ सकते हैं, कोई योजना हमारी मदद करते। हमें खुद में होना चाहिए, पता तो लगे हम माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, ये पता होना चाहिए, कैसे वो हमारे लिए सोचते हैं। तो जब मैं खुद पढ़ रही हूँ, खुद अपना खर्चा कर रही हूँ, तब पता लगा। भैया ने बहुत बार बोला कि फ़ीस हम दे देंगे, आपके बुक्स हम दे देंगे। मैंने भैया से कहा भैया जी नहीं, मैंने सोच लिया था हम खुद करेंगे। तो किसी से ये नहीं कि सिंपैथी चाहिए हमें, कि आप हमें सहानुभूति जिसे बोलते हैं कि आप हमें दे दीजिए। हमें खुद करने की होनी चाहिए, और ये सोचो जो हम पे बीत रही है वो किसी और पे ना हो। तो ये सब देखकर मैं जब रेलवे स्टेशन पे जाती हूँ, वो बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि हम जी भी सकते हैं, तो उनकी मैंने बात करती छोटे छोटे बच्चों से। मैं अपने स्कूल जाया करती थी, अपना टिफ़िन में उन्हें दे दिया करती थी जब मैंने देखा था बच्चों को। तो उसी को देखकर मैंने एक पोएम बनाई, जिसका टाइटल है क्यों बचपन गुमशुदा है। तो सर्दी में दिन की चिंता है और गर्मी में है हवा की, सर्दी में दिन की चिंता है और गर्मी में है हवा की, वो चोट खाकर भी जी लेंगे पर कमी है कुछ दवा की। माथे पर रेखा दिख रही है चिंता की, क्यों पचकानी हरकतें जुदा है। माथे पर रेखा दिख रही है चिंता की, क्यों पचकानी हरकतें जुदा हैं। इतनी भी उम्र नहीं हुई उनकी, बस बचपन गुमशुदा है।
उड़ती चिड़िया से कह रहा था एक बच्चा, मानो चिड़िया को भी लगा उसका हर एक शब्द सच्चा। कि कहाँ उड़ी ओ चिड़िया रानी, सखी मेरी घर जल्दी आना। मेरी तरह हुई भटक घूमकर खा पाती हो तुम भी खाना। मैं पैदल चलकर ज़्यादा लाती हूँ, तुम उड़कर लाती हो सिर्फ दाना। पंख मुझे तुम अपने दे दो, थक गई बिना चप्पल पैदल अब नहीं जाना। उनका भी मन माँ के आंचल में धूप से छिपकर सोने का है, पर माँ का आंचल भीख मांगने में विदा है। इतनी भी उनकी उम्र नहीं हुई, बस बचपन गुमशुदा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया है। ये पूरा दर्द इन्होंने लिख के पेपर पे उतार दिया है कि जिस तरह से जो आम बच्चे होते हैं, जो स्लम में बच्चे रहते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे बच्चे रहते हैं, हम लोगों को अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी को यदि हम समझते तो शायद हमारे आसपास इस तरह के चेहरे देखने को नहीं मिलते। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे अलग हो गए हैं, हमें मुख्य धारा से वो कट चुके हैं और ना हम उनके बारे में सोचते हैं, उनको छोड़ देते हैं उन्हीं के हालत में। उनके लिए भी आगे आना चाहिए। कभी खुद सोचिए, एक दिन सुबह से शाम तक आप उपवास रख के देखिए, पूरे दिन में ना पानी पीजिए ना खाना खाइए, और देखिए हमारी इस बहन ने ये इसको यहाँ तक भी संघर्ष मिला है। कभी एक बार मैंने फ़ोन किया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, क्या बात? तो पता लगा कि इसने पूरे दिन में खाना नहीं खाया था, इसके पास राशन की कमी थी, लेकिन इसने मांगना पसंद नहीं किया। और हम लोग ज़बरदस्ती कुछ दे दें तो दे दें, ये ले खुद से खुददार है, खुद से लेना नहीं चाहती है। संघर्ष करके दिन रात, कभी कभी डबल शिफ्ट में भी नौकरी करके किसी तरह से करके अपना जीवन यापन करके साथ में पढ़ाई करती है और कुछ पैसे भी इकट्ठा करती है ताकि अपने बहन को लाके और अपने साथ रख सके और उसके भी सपने पूरा कर सके। तो ऐसी बेटियां ही आगे चल के नाम रोशन करती हैं और ऐसी बेटियों को हम सैल्यूट करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का कहीं भी संघर्ष आपको दिखे तो उसका सहारा बनने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपका साथ मिल जाता है तो ऐसे संघर्ष आगे जाके देश दुनिया में एक बड़ा नाम कमाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रतिभाएं ऐसी भी होती हैं जो आपके साथ की ज़रूरत होती है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और ये बहन जो मूलतः चमोली की रहने वाली है, आप सोचिए गढ़वाल से आके और रुद्रपुर में रह के और ये संघर्षमय जीवन, साथ में एक लक्ष्य लेके काम करना और उसके बाद भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। जितना समय मिलता है, अभी बताया कि मैंने अपना खुद का टिफिन भूखे रह के ही तो दिया होगा, क्योंकि इसके पास इतनी व्यवस्था नहीं रहती है कि किसी को कुछ दे दे तो खुद भी खा पाए। तो जो व्यक्ति भूखा, खुद को भूखा रह के और समाज की मदद करता है, उससे महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं सभी युवा साथियों से, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं एक ही निवेदन करूंगा, एक ही अपील करूंगा कि बहुत लोग टूट जाते हैं, हौसला हार जाते हैं। बहुत लोगों को सुनने में आया कि हिम्मत हार गए, कुछ नहीं है। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं। उनको इस बहन से एक सीख लेनी चाहिए कि इसने किस तरह से संघर्ष करके अपने वजूद को बनाया है और आगे एक दिन प्रभु इसको ज़रूर डॉक्टर बनाएंगे और ये समाज की एक दिन बड़ी मिसाल बनेगी। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं पुनः एक बार आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग भी जागरूक हों और जो लोग हिम्मत हारते हैं वो इससे सीखें और आगे बढ़ें। इसी तरह से असाधारण आवाज़ को हम मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।